4, question number 4, a capacitor of capacitance 79.5 micron farad is connected in series with a non-inductive resistance of 30 ohm across 100 volt 50 hertz supply. Find first part circuit impedance, second part circuit current, third part phase angle, fourth part equation of instantaneous value of current. सो देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है वो है कि वी आर हैविंग ए कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोन फैरेड है और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज में विद ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है ऑफ 30 ओम्स, 30 ओम का नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, उसके साथ कनेक्ट कर रखा है अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो हमने क्या निकालना है बेटा, फाइंड सबसे पहले सर्किट का इम्पीडेंस, दूसरा वी विश टू फाइंड द सर्किट करंट, तीसरा फेज एंगल, थर्ड थिंग वी वांट टू फाइंड द फेज एंगल, एंड फोर्थ थिंग वी विश टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो फिफ्थ थिंग जो है वी वांट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये बेटा एक आरसी सर्किट है, दिस इज ए आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में जो आपका फेजर डायग्राम बनेगा वो होगा इस तरह का, ई आर और आई तो हो गए ऐसे, बेसिकली जो करंट और वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टेंस इट इज लाइक दिस, और बेटा ये आपका ईसी हो गया, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ बेटे वी विश टू फाइंड द सर्किट इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले। तो रिजल्टिंग जो वोल्टेज आएगी, जो इफेक्टिवली जो वोल्टेज आएगी, दैट इज ई, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई सी स्क्वायर प्लस क्या चीज, ई आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर। नाउ बेटा ई जो होता है आई इंटू जेड, सो आई इंटू जेड is equal to square I into square root of R square plus XC का स्क्वायर, R square plus XC का स्क्वायर। नाउ बेटा देखिए हमारे पास जो सप्लाई है दैट इज 50 हर्ट्ज, दैट हैज बीन गिवन, और ये जो है ये RMS वैल्यू है करंट की, 100 वोल्ट सप्लाई जो दे रखी है, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है बेटे। नाउ ओमेगा कितना हो जाएगा बेटे, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी इज 50, सो ये 100 पाई हो गया ओमेगा।
सो ओमेगा जो है वो 100 पाई के बराबर हो गया। तो ये बेटा कितना हो जाता है 100 इंटू 3.14, दैट इज 314 रेडियन पर सेकेंड, 314 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आया बेटे। नाउ अब हमने निकालना है सर्किट का इम्पीडेंस, तो उसके लिए XC पहले आप निकाल लीजिए। XC कितना हो जाएगा बेटे 1 बाय ओमेगा इंटू सी, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय 314 इंटू सी कितना है बेटे 79.5 इंटू 10 की पावर -6। रेजिस्टेंस आपके पास 30 ओम्स है, सो इम्पीडेंस Z हो जाएगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज़ 1 बाय 314 इंटू 79.5 इंटू 10 की पावर -6 इसका स्क्वायर प्लस क्या चीज़ R स्क्वायर प्लस क्या चीज़ R स्क्वायर कितना बेटे 30 का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस Z आ जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटे। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो इम्पीडेंस Z के लिए, सो जो नेट इम्पीडेंस Z बनेगा आपके पास, जो आंसर बनेगा, ठीक है बेटे, दैट विल बी 50 ओम्स, ठीक है बेटा। नियर अबाउट मतलब अप्रॉक्सीमेट करने के बाद जो इम्पीडेंस Z आएगी दैट विल बी 50 ओम्स। नाउ नेक्स्ट वी विश टू फाइंड द सर्किट करंट, तो सर्किट का करंट निकालना चाह रहे हैं हम। देखिए बेटा सर्किट का करंट कैसे निकालोगे, नो इम्पीडेंस 50 आ गई आपके पास, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की आपको 100 ओम्स दी हुई है, ठीक है बेटे। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट कैन बी फाउंड आउट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IV is equal to RMS value of voltage by impedance Z. So RMS value of voltage that is equal to how much, that is 100 upon क्या चीज बेटे 50, so that is equal to 2 amperes. So यानी कि RMS value of the current is 2 ampere, second part का ये आंसर आ गया। Next the third part is the phase difference और the phase angle, तो हमने नेक्स्ट क्या निकालना है बेटा फेज एंगल निकालना है बिटवीन द रिजल्टिंग वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो फेज एंगल देखिए यानी कि यू वांट टू फाइंड दिस एंगल फाई, तो ये फाई कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने के लिए बेटा tan फाई इज इक्वल टू क्या चीज EC by ER, tan phi is equal to EC by ER, so that is equal to how much, EC कितना है बेटे I into क्या चीज XC by I into R, तो tan phi हो गया XC by R, that is equal to XC by R, तो XC कितना हो गया बेटा, that is equal to XC is 1 by omega C, सो 1 बाय ओमेगा सी आर, ये किसके बराबर हो गया बेटे tan फाई के बराबर। यहाँ पे ओमेगा सी और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 बाय बेटा ओमेगा बताया था मैंने आपको कितना आ रहा है 3, दिस इज इक्वल टू 314, और कैपेसिटेंस है आपके पास 79.5 इंटू क्या जी बेटे 10⁻⁶, 10 माइक्रोन्स है, इनटू क्या चीज बेटे 30। ये यदि आप सॉल्व करते हो, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 1.33, तो फाई कितना हो गया, फाई हो गया बेटा tan इनवर्स ऑफ क्या चीज 1.33, जो फेज एंगल आ गया बिटवीन दी voltage and the current in the given RC circuit, that is tan inverse of 1.33। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, और अगर आप इसको वैल्यू निकालेंगे ना फ्रॉम टेबल्स, तो फाई जो है दैट विल बी 53 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट, नियर अबाउट टू 53 डिग्रीज। नाउ ही विशेस टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट।
इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, करंट जो है वो वोल्टेज से इतने एंगल से लीड कर रहा है, 53 डिग्री के एंगल से लीड कर रहा है। नाउ वी विश टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, उसको कैसे निकालेंगे बेटे? सबसे पहले वी विल फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट। जो आरएमएस वैल्यू है करंट की वो आपने निकाल ली, दैट इज 2 एम्पियर्स। ठीक है बेटा, आरएमएस वैल्यू आपने 2 एम्पियर निकाली हुई है। नाउ वी विश टू फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो पीक वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू आई वी इंटू रूट टू, आई वी इंटू रूट टू। जो वर्चुअल वैल्यू है, ये जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी हो रही है बेटा? दैट इज 2 एम्पियर इंटू 1.414, दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट क्या जी बेटे 828। दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जो जनरल फॉर्म है इंस्टेंटेनियस करंट की, ठीक है बेटा, जो इक्वेशन की फॉर्म है, ये सिनुसाइडल रिलेशन है जो इंस्टेंटेनियस करंट है, तो उसकी जो जनरल फॉर्म है दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आई नॉट कितना है बेटे? 2.828 इंटू क्या चीज साइन ऑफ 314t प्लस क्या चीज बेटे 53 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। सो देखिए एक क्वेश्चन में हमने मल्टीपल चीजें निकाली। आप देख लीजिए, हमने निकाला सर्किट इम्पीडेंस, सर्किट करंट, फेज एंगल, और हमने निकाला इंस्टेंट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये हमने इतनी सारी चीजें सिर्फ एक इक्वेशन से निकाली। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम नंबर 5, a resistance of 2 ohms, a resistance of 2 ohms and a coil of inductance 0.01 Henry are connected in series with a capacitor and put across a 200 volt 50 hertz supply. Calculate first part, the capacitance of the capacitor so that the circuit resonates. Second part, the current and voltage across the capacitor at resonance. So देखिए बेटा, इसमें क्या है,
एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस 0.01 हेनरी है और इसको हमने कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर के साथ और इट इज़ बीइंग पुट अक्रॉस ए सप्लाई वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। जो सप्लाई वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, यानी कि ये आरएमएस वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है ईएमएफ की, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज सप्लाई है। तो हमने क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सो दैट द सर्किट रेजोनेट्स। एक तो हमने निकाली कैपेसिटेंस की, क्या कैपेसिटर लगाया जाए, कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाया जाए कि जो सर्किट है उसमें रेजोनेंस आ जाए। और दूसरा वी विश टू फाइंड द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो करंट और वोल्टेज निकालना चाहते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। ठीक है बेटा, एट रेजोनेंस व्हाट इज द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब देखिए बेटा, ठीक है बेटे, नाउ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहली बात, आपको ओमेगा पता है, ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू एफ। सो ये हो गया बेटा कितना 100 पाई के बराबर। नाउ ओमेगा जो होता है एट रेजोनेंस 1/रूट ऑफ एल सी हो जाता है। ठीक है बेटे, तो और जो सी है वो कैपेसिटर ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि उसको पुट करने पर जो ओमेगा है वो 100 पाई के इक्वलेंट आ जाए। तो उसको करने के लिए वी पुट दिस 100 पाई इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल कितना है बेटे, इंडक्टर कितना है 0.01 इंटू कैपेसिटेंस सी। ठीक है बेटे, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.01 इंटू बेटा सी। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस जो है ये कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन क्या चीज 0.01 इंटू 100 इंटू 100 इंटू बेटे पाई स्क्वायर नियर अबाउट 10 ही होता है। तो यहाँ से यदि आप कैपेसिटेंस देखेंगे तो ये आ जाएगी, ये तो एक कैंसिल हो गया तो 10 की पावर -3, तो कैपेसिटेंस इज 10 पावर -3 फैरेड्स और इट इज़ 1 मिली फैरेड। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है कितनी आ गई 1 मिली फैरेड या 10 पावर -3 फैरेड्स। नाउ next part that we want to find is the current across the current and voltage across the capacitor at resonance। तो करंट कितना फ्लो करेगा और वोल्टेज क्या होगी अक्रॉस दी कैपेसिटेंस। नेक्स्ट पार्ट इज दिस वी विश टू फाइंड। तो इसको निकालने के लिए बेटा देखिए, आई एट रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, तो सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है। तो जो इम्पीडेंस हो जाती है सर्किट की Z, दैट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, Z इज इक्वल टू R एट रेजोनेंस। ठीक है बेटा, दिस इज एट रेजोनेंस। नाउ जो करंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड EMF। ठीक है बेटा, दैट इज 200 बाय क्या चीज, ये हम कौन सी निकाल रहे हैं RMS वैल्यू, बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 2 ओम का है तो करंट हो गया 100 एम्पियर्स। ठीक है बेटा, करंट हो गया 100 एम्पियर्स। नाउ वी विश टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जो हमें कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली है 10⁻³ फैरेड। तो 10⁻³ फैरेड निकाली है। तो अब हम देखिए बेटा क्या करेंगे, we will find first of all XC। XC कितना है 1/ओमेगा इंटू सी। तो 1 अपॉन क्या जी बेटे 100 इंटू पाई इंटू सी कितना है 10⁻³ सी इज 10⁻³। तो यहाँ से यदि आप देखें तो ये आया XC, तो V कितना हो जाएगा बेटे I इंटू XC।
V हो जाएगा I इंटू XC। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो I कितना है हमारे पास, ठीक है बेटे, I इज 100 इंटू XC, सो 1/100 पाई 10⁻⁻3, ठीक है बेटे। तो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर हमारे पास आ जाएगा ये। तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा बेटे कितना, ये कट गया इसके साथ, ये हो गया 1000 अपान क्या चीज़, पाई, ठीक है बेटे, 1000 अपान पाई, दीज मैनी वोल्ट्स इज दी वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। सो आपने देखा कैपेसिटेंस निकाला, रेजोनेंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, दिस वाज ए क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6। Next question, that is problem number 6. In a series LCR circuit, it is given that R is equal to 20 ohm, L is equal to 10 millihenry, and C is equal to 100 micron farad. Supply voltage is 200 volts at an angular frequency omega 400 radian per second. Determine for the circuit first part current, second part voltage across resistance, inductance and क्या चीज बेटे, कैपेसिटेंस, ठीक है बेटे। नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है एक सीरीज LCR सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस इतना है, इंडक्टेंस इतना है और कैपेसिटेंस इतना है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 400 रेडियन पर सेकेंड है। तो हमने डिटरमिन करना है क्या, सर्किट में करंट कितना है और वोल्टेज कितनी होगी अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट है बेटा, दिस इज ए सीरीज LCR सर्किट। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। नाउ R जो है दैट इज 20 ohms एंड L इज 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, और जो कैपेसिटेंस है दैट इज 100 माइक्रोन फैरेड, सो दैट इज 100 इंटू 10⁻⁶ फैरेड्स। ये हमारे पास कैपेसिटेंस दे रखी है, ओमेगा हमें दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकेंड, और सप्लाई वोल्टेज दे रखी है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग Z निकालेंगे। तो Z निकालने के लिए वी विल फाइंड व्हाट, XL। सो XL किसके बराबर हो जाएगा बेटा, XL विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू L। सो बेटा ओमेगा कितना है 400 इंटू L कितना है 10⁻⁻²। सो बेसिकली XL जो आ गया दैट इज 4 ohms
एक्स सी कितना आ जाएगा बेटे 1/ओमेगा इंटू सी, ठीक है बेटे 1/ओमेगा इंटू सी। तो ओमेगा हमारे पास कितना दे रखा है 1 देखिए ओमेगा इज गिवन टू अस एज 400 और सी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आप देख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻⁻² बेटा, ये 2 जीरोस कट के ये 10⁻², ये आ गया 25। सो 25 ओम्स का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, यू फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट दैट इज Z। सो Z हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस बेटे क्या चीज XL माइनस XC का होल स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर रूट ऑफ R², R² कितना हो गया बेटे 20 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ये कैपेसिटिव सर्किट है क्योंकि देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा आ रही है, तो आपके पास ये बनता है कितना 4 - 25, ठीक है बेटे। XL था ओमेगा इंटू एल, ओमेगा 400 था और एल आपके पास 10 मिली हेनरी था। सो मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4 ओम्स। सो 4 माइनस क्या चीज बेटे 25 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 400 प्लस नाउ 21 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 441। सो 21 का स्क्वायर हो गया कितना 441। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज 841, ठीक है बेटा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 841। तो ये आपके पास क्या आया Z आ गया इम्पीडेंस, ठीक है बेटा। इम्पीडेंस आपने निकाल लिया, अब आपने करंट निकालना है। सो करंट क्या हो जाएगा बेटे I इज इक्वल टू व्हाट EMF बाई Z, I इज इक्वल टू E बाई Z। ये आ जाएगी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, तो I इज इक्वल टू E बाई Z। तो E कितना है बेटे आपके पास 200 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 841, बाय स्क्वायर रूट ऑफ 841, स्क्वायर रूट 841, ठीक है बेटे। इसको हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट 841 कितना बनता है, और यदि हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6.9 एम्पियर। ये तो आ गया करंट। सो वर्चुअल वैल्यू करंट की जो आ गई दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6.9 एम्पियर, 6.9 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू फाइंड इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो वोल्टेज निकालना चाहते हैं अक्रॉस इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सो देखिए बेटा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, the voltage across resistance VR is equal to I into R. So that is equal to how much बेटा 6.9 into क्या चीज 20। So 6.9 into 20, so ये कितना हो गया बेटे 137.9 ohms, सॉरी वोल्ट्स, ठीक है बेटे। सो VR वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 137.9 वोल्ट्स के नियर अबाउट आया। नाउ नेक्स्ट इज वी वांट टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो VL कितना हो गया बेटे I इंटू XL, I इंटू XL। तो यहाँ पे I कितना है 6.9 और XL कितना है बेटे 4। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 27.6 वोल्ट्स, 27.6 वोल्ट्स, 27.6 वोल्ट्स। नाउ वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर कितना है बेटे I इंटू XC। तो I इंटू XC कितना हो गया बेटा, XC आपके पास है 25 और I है 6.9, तो 6.9 इंटू कितना कर दीजिए 25 कर दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा बेटे 172.4 वोल्ट्स। ये आ गई वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। सो आप देख लीजिए बेटा, ये हमने निकाला करंट निकाला और वोल्टेज निकाली अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7,
a circuit consisting of an inductance and a resistance is joined to a 200 volt AC supply. 200 volt AC supply. It draws a current of क्या चीज बेटे 10 ampere. It draws a current of 10 ampere. If the power used in the circuit is 1500 watts, then calculate the power factor, and the phase angle. सो देखिए पावर फैक्टर और फेज एंगल निकालना हमने. सोल्यूशन देखिए बेटा, एक सर्किट है विच कंसिस्ट ऑफ ए इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस, और इसको हमने ज्वाइन किया है 200 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ. नो ये ड्रा कर रहा है 10 एम्पियर करंट, और जो पावर फैक्टर है दैट इज ऑफ द सर्किट इज गिवन एज 15. जो पावर यूज्ड है सर्किट में वो 1500 है, और हमने पावर फैक्टर निकालना है और फेज एंगल निकालना है. ठीक है बेटा. सो देखिए पावर जो होती है दैट इज इक्वल टू ई आई इंटू कॉस ऑफ फाई. पावर इज वोल्टेज, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ई वी आई वी इंटू कॉस फाई. तो बेसिकली जो करंट और वोल्टेज हैं इनकी हम कैसी वैल्यू ले रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं, और जो कॉस फाई है ये पावर फैक्टर है. सो बेटा पावर सब कितनी दे रखी है हमको, जो पावर कंज्यूम्ड है, पावर यूज्ड है वो 1500 है, और सर्किट जो है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सर्किट है, बेसिकली आरएल सर्किट है ये. तो इसमें हमारे पास पावर कंजम्पशन 1500 है, ईवी कितना है बेटे 200, और वोल्टेज और जो करंट है दैट इज 10 एम्पियर इनटू क्या चीज बेटे कॉस फाई. सो कॉस फाई जो है दैट बिकम्स 1500 बाय क्या चीज 2000, 1500 बाय 2000. ये हो गया कैंसिल बेटे. तो कॉस फाई हमारे पास हो गया कितना 3/4. तो फाई जो हो गया एंगल, जो फेज एंगल हो गया कॉस इनवर्स ऑफ क्या चीज बेटे 3/4. तो जो फेज एंगल है वो कितना आ गया बेटे कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 या 3/4. सो कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 फेज एंगल. और अगर हम इसको टेबल से चेकअप करें वैल्यू को, तो टेबल से यदि आप वैल्यू को चेकअप करें तो फाई आ जाता है बेटे 41 डिग्री एंड 24 मिनट्स. ठीक है बेटे, फाई आता है 41 डिग्री एंड 24 मिनट्स. नाउ बेटा ईएमआई और एसी टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है डिस्कशन. नाउ जस्ट टेक आउट योर असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट डिस्कस करेंगे बेटा. सो असाइनमेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट, Lenz's law is a consequence of the law of conservation of A part charge, B part mass, C part momentum, D part energy.
सो देखिए बेटा, लेंजेज लॉ जो हमने करा था उसमें हम ये कहते हैं कि जो मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो बेसिकली जो मैकेनिकल वर्क इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो आप मोशन करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल का, जो आप मोशन करा रहे हैं मैग्नेट का, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वही कॉइल में करंट पैदा करता है। सो नाउ जो करंट पैदा हुआ, ठीक है बेटा, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क पैदा हुआ है। सो मैकेनिकल वर्क इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आंसर फर्स्ट का क्या आ जाता है बेटा, डी पार्ट। फर्स्ट का आंसर क्या है, डी फॉर दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन has been used in the construction of a, फर्स्ट पार्ट है गैल्वेनोमीटर, बी पार्ट है वोल्टमीटर, सी पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, डी पार्ट है जनरेटर। सो बेटा जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो करंट, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। जब भी बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और देयर विल बी जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन ए जनरेटर। वो किस में होता है, दैट टेक्स प्लेस इन ए जनरेटर। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जनरेटर। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन, a horizontal straight conductor otherwise placed in a closed circuit along east west direction falls under gravity, then there is a part no induced EMF along the length, B part no induced current along the length, C part an induced current from west to east, D part an induced current from east to west। तो एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और ये कैसा है, अलोंग दी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और बेटा ये क्लोज सर्किट में है। क्लोज सर्किट में आने का मतलब क्या है कि करंट का फ्लो हो सकता है, और इसको इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो हमने पता करना है कि इसमें करंट, इंड्यूस्ड करंट होगा, अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। सो देखिए बेटा, ये हमारे पास डायरेक्शन चार्ट है। दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये सारी जो डायरेक्शंस हैं दे आर हॉरिजॉन्टली लोकेटेड, और जो हमारा कंडक्टर है, देखिए बेटा, जो अर्थ की फील्ड होती है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आप देखिए बेटा, जब आप कंडक्टर वेस्ट टू ईस्ट रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड इट फॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो गिर जाता है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा क्या होता है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लीजिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से जो अंगूठा है दैट विल मेक इन द मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वी विल मेक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये वाली फिंगर है वी विल मेक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये फिंगर है दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो अब आप देखिए बेटा, अगर आपने कंडक्टर को नीचे गिरा है, ठीक है, सो बेटा आप अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखिए, वो डायरेक्शन ईस्ट हो गई, ये डायरेक्शन वेस्ट हो गई, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, साउथ टू नॉर्थ, ये वर्टिकल प्लेन है इसलिए यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ हमें ऐसे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ हो गई बेटा, और करंट कैसा हो गया, वेस्ट टू ईस्ट। सो देयर इज इंड्यूस्ड करंट एंड दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो देखिए आंसर क्या बनता है बेटे,
answer becomes, now beta answer will be C part, answer is C part. So third answer is C part. Next we go on to the fourth question. Move on to the fourth question beta. A moving conductor coil produces an induced EMF. This is in accordance with A part Lenz's law, B part Faraday's law, C part Coulomb's law, D part Ampere's law. So देखिए बेटा, एक मूविंग कॉइल जो कंडक्टर कॉइल है ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रही है, तो ये किसके अकॉर्डेंस में है? दिस इज इन अकॉर्डेंस विद फैराडेज लॉ. ठीक है बेटा, ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डेंस में है कि जब भी हम एक मूविंग कॉइल को घुमाते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, वी गो ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. Lenz's law is the same as the right hand palm rule, determines the magnitude of the induced EMF, determines the direction of the induced EMF, bears no relation to the law of conservation of energy. देखिए बेटा, जो Lenz's law है, देखिए जो induced EMF है as per Faraday second law, वो होती है EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux, that is equal to d phi by dt. So EMF induced is d phi by dt, तो that is rate of change of magnetic flux. अब ऐसा है बेटे, जो Lenz's law है बेसिकली वो ये बताता है कि जो ये EMF induced है, it is such that it opposes the change that is producing it. So EMF induced is minus d phi by dt. Here the negative sign shows that the direction of induced EMF is opposite. Direction of induced EMF कैसा है? Opposite to the change that is producing it. So बेटा इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या बना? आंसर is to the fifth question C part, that is it determines the direction of induced EMF. So answer is C part. Next देखेंगे बेटा sixth question. Next we move on to the sixth question. Two circular similar coaxial loops carry equal currents in the same direction. If the two loops are brought nearer, then what will happen? ऐसा है बेटे, there are two loops और कैसे हैं? सर्कुलर और सिमिलर, और एक्सेस कैसा है? कॉमन, यानी कि दोनों के सेंटर एक ही लाइन पर लाई करते हैं और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं. एंड बोथ ऑफ देम आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर. नाउ इफ द लूप्स आर ब्रॉट नियरर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द करंट? ठीक है जी. सो बेटा दे बोथ द लूप्स आर कैरिंग द करंट. ऐसा है, जब दोनों को क्लोजर लाएंगे तो दोनों में जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो जो करंट इनमें है, जो करंट इनमें जनरेट हो रहा है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा. और उस अपोजिशन की वजह से दोनों में ही, दोनों जो कोएक्सियल लूप्स हैं दोनों में ही जो करंट है वो डिक्रीज करेगा. सो आंसर क्या बनता है? बी फॉर बॉम्बे, दैट इज द करंट विल डिक्रीज इन ईच लूप. जो करंट है वो हर एक लूप में डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सेवंथ क्वेश्चन. सिक्स्थ का आंसर आ गया बी. सेवंथ क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. ऑन रोटेटिंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस, the coil will have induced in it A part a current, B part no current, C part an induced EMF, D part both an EMF and current. तो बेटा
जो एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, वी आर हैविंग ए सर्कुलर कॉइल, और इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर हमने एक मैग्नेट रख रखा है, और वो मैग्नेट कैसा है, इट इज़ ए सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट, मतलब जो सिलेंडर की शेप में है और कैसा है, मैग्नेट है। तो उसको हमने प्लेस कर रखा है कॉइल के एक्सिस पे, और जो मैग्नेट है, जो ये सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट रोटेटिंग इट अबाउट द एक्सिस। सो हमसे पूछ रहा है विल देयर बी एनी करंट इंड्यूस्ड इन इट, so there will not be any current that will be induced in it, because the magnet will keep on rotating, और बेटा magnetic flux linked with the coil will not change। तो magnetic flux जो है linked with the coil अगर change नहीं करेगा, so there will be no current। so answer is 7th का B for Bombay, answer is B for Bombay। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 8th क्वेश्चन, 7th का आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, वी लुक इनटू विच लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए पार्ट लेंजेस लॉ, बी पार्ट किरचॉफ्स लॉ, सी पार्ट मैक्सवेल्स लॉ, डी पार्ट एम्पियर लॉ। देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन सा लॉ ओबे कर रहा है, ये हमें पता करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेंजेस लॉ है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जो लेंजेस लॉ है इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आंसर बनता है ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट, दैट इज लेंजेस लॉ। सो 8th का आंसर ए आ गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन, वी मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन बेटे। A metallic ring is attached to the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near the ring, the induced current in the ring is। So देखिए ऐसा है बेटा, एक रूम में एक रिंग हमने टांग रखा है, एक सर्कुलर रिंग हमने लटका रखा है, और ये कील से मान लीजिए लटका रखा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो इस रिंग के करीब लेकर जा रहे हैं। सो यू आर टेकिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स द रिंग। तो ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और मैं इसको करीब लेके जा रहा हूँ। अब आप देखिए इसमें पूछा गया है कि जो इंड्यूस्ड करंट रिंग में आएगा वो कैसे आएगा। देखिए बेटा, आपको एज पर लेंजेस लॉ पता है कि जो हमारा जो भी बेसिकली जब आप नॉर्थ पोल को नज़दीक लेके जा रहे हैं तो ये कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा दैट विल अपोज, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा इस नॉर्थ पोल के मोशन को। सो देयरफॉर यहाँ पे कॉइल के फेस पे भी कौन सा पोल आ जाएगा, देयर विल बी ए नॉर्थ पोल, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होगी टू डिक्रीज दी फ्लक्स। ठीक है बेटा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो या इंड्यूस्ड करंट होगा जो कॉइल में, उसकी टेंडेंसी होगी टू डिक्रीज दी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए डिक्रीज करने के लिए वो नॉर्थ पोल को दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसके फेस पर भी नॉर्थ पोल आ जाएगा। और यदि नॉर्थ पोल आ गया तो बेटा इस कॉइल में कैसा करंट आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, नॉर्थ पोल आ जाए तो करंट कैसा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। सो आंसर हो गया बेटा डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बेटे। दसवां क्वेश्चन देखेंगे। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल varies at the rate of 1 Weber per second, then the induced EMF is। so देखिए बेटा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी फाई बाई डी टी, वो इस क्वेश्चन में हमें 1 वीबर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है बेटे, 1 वीबर पर सेकेंड दे रखा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। जो EMF इंड्यूस्ड है that is equal to d phi by dt। so EMF induced है that is equal to d phi by dt। so जो rate of change of flux है that is 1 Weber per second। so जो voltage develop होगी that will be 1 volt only।
बिकॉज जो EMF प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू d∅/dt। सो आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या है? ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 11th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। ए कंडक्टर इज मूविंग in the magnetic field B, the induced current is I. If the magnetic field is doubled, the induced current will be. So देखिए एक बेटा हमारे पास कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड B में चल रहा है और जो इंड्यूस्ड करंट है उसमें वो I है। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दें, यदि मैग्नेटिक फील्ड को आप डबल कर दीजिए देन व्हाट विल हैपन टू द इंड्यूस्ड करंट। देखिए बेटा इंड्यूस्ड EMF जो होती है दैट इज इक्वल टू BLV। तो इंड्यूस्ड करंट इस हिसाब से कितना हो जाएगा? इंड्यूस्ड EMF बाय रेजिस्टेंस। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू BLV बाय R। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड को यदि आपने डबल कर दिया है तो बेटा I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, मैग्नेटिक फील्ड डबल की तो करंट भी क्या हो गया? डबल हो गया। सो आंसर इज सी पार्ट। आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। सी चॉइस में हमें क्या रखा है कि करंट जो है इट विल बिकम डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 12th क्वेश्चन। We move on to 12th question. 5 into 10 to the power of -4 magnetic flux lines are passing through a coil of 1000 turns. If the induced EMF through the coil is 5 volt, the time interval will be. So देखिए बेटा आपको नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बता रखे हैं, इंड्यूस्ड EMF बता रखी है और ये पता करना है कि कितने टाइम इंटरवल में ये जनरेट हो रही है। सो देखिए बेटा इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला होता है दैट इज -N∅/dt। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वो कितना हो जाएगा? N∅/dt, दैट इज N∅/dt। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे को दे रखा है, वोल्टेज है 5 वोल्ट्स और मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कितना दे रखा है? 5। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं हमको 1000 और जो मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है दैट इज 5 × 10⁻⁻⁴ और जो टाइम इंटरवल दे रखा है वो dt है। सो जो टाइम इंटरवल dt है, dt विल बी इक्वल टू 1000 into 5 into 10 to the power of -4 upon 5। तो अब आप देखिए बेटा ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो जो टाइम इंटरवल आया वो 10⁻⁻1 सेकेंड्स का आया। तो 10⁻⁻1 सेकेंड मीन्स 0.1 सेकेंड। सो जो टाइम इंटरवल आया दैट इज 0.1 सेकेंड। सो आप देखिए आंसर क्या बनता है बेटा? आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटा 13th क्वेश्चन। An inductor may store energy in A part electric field, B part magnetic field, C part in both A and B, D part nothing can be said। देखिए बेटा ऐसा है कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही नहीं। बेसिकली इंडक्टर तभी एनर्जी स्टोर करता है जब उसमें उसको वेरिंग करंट दिया जाता है और वो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? जो एनर्जी स्टोर है इंडक्टर के अंदर दैट इज इक्वल टू ½ L × I का स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर कहाँ होती है बेटे? दिस इज बीइंग स्टोर्ड एज एनर्जी इन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इन मैग्नेटिक फील्ड। सो आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे।
Next video, next we move on to the 14th question. A circular coil and a bar magnet placed nearby are made to move in the same direction. If the coil covers a distance 1 meter in 0.5 second and the magnet a distance 2 meter in 1 second, then the induced EMF produced in the coil will be. So देखिए बेटा ऐसा है, एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है और एक बार मैग्नेट है, ये सर्कुलर कॉइल और ये रहा बार मैग्नेट, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, ये भी इसमें ये भी इसमें, और कहता है जो कॉइल है इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड। कॉइल जो है 0.5 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है और मैग्नेट जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल में। अब देखिए बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाती है कॉइल की, जो कॉइल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटे 1/0.5 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और जो मैग्नेट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटे, दैट विल बी 2 मीटर इन 1 सेकेंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मैग्नेट की वेलोसिटी होगी, ये कॉइल की। अब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो कॉइल पे मैग्नेट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 15th क्वेश्चन। Two solenoids of same cross-sectional area have their lengths and number of turns in the ratio 1:2. The ratio of the self-inductance of two solenoids is, देखिए बेटा हमारे पास दो सोलेनॉइड्स हैं, उनके लेंथ्स और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी रेशियो 1:2 है, और हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड्स। सो बेटा हमको दिया हुआ है L1/L2 is 1/2 and number of turns N1/N2 is also 1/2। तो रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड्स ये निकालनी है हमने। तो बेटा देखिए L जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है μ0 N2 A बाई क्या चीज L। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड का फॉर्मूला ये है, दैट इज μ0 N2 A बाई L। तो आप देखिए जो इंडक्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू N2/L, इंडक्टेंस L is proportional to N2/L। so आप देखिए L1/L2 is equal to N1/N2 का स्क्वायर इंटू क्या चीज बेटे, इंटू L2/L1 इंटू L2/L1। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी इक्वल टू N1/N2 1/2 है तो ये 1/4 हो गया, इंटू क्या हो गया 2/1, so that becomes 1/2। so the inductance becomes 1, ratio of the inductances become also 1:2। so answer क्या बन रहा है बेटा, answer is B for Bombay, answer is B for Bombay। next बेटा 16th क्वेश्चन देखेंगे। An EMF of 5 volt is produced in a coil when current changes at a steady rate from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond. The value of
सेल्फ इंडक्टेंस इज। सो देखिए बेटा ऐसा है, जो ये क्वेश्चन है, ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट की प्रोड्यूस हो रही है किसी कॉइल में, और करंट का चेंज दे रखा है कि करंट 3 एम्पियर से 2 एम्पियर तक चेंज करता है, और कितने टाइम में करता है, 1 मिली सेकेंड में करता है। तो हमने क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है, 5 वोल्ट्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज एल इंटू डी आई कितना है बेटे, डी आई हो गया 1 एम्पियर, और ये चेंज हो कितने टाइम में रहा है, 1 मिली सेकेंड में। तो 1 इंटू 10⁻³ दीज मैनी सेकेंड्स। तो आप देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस हो गई दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, या इसको कह सकते हैं 5 मिली हेनरी। सो आप देखिएगा आंसर हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ की फॉर्म में है, दीज मैनी हेनरी। सो आंसर इज सी पार्ट। आंसर क्या आ रहा है बेटा, सी पार्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 17th क्वेश्चन। Next we move on to the 17th question. Magnetic flux phi in Weber in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time as phi is equal to what, 60 square minus 5t प्लस 1। और रेजिस्टेंस जो है इस कॉइल का वो हमको दे रखा है बेटा 10 ओम्स, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एट t इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स। सो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, कब, t इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स पर। तो बेटा देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। सो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या चीज, 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ये हो गया कितना, 12t माइनस 5। सो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगी। तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, 0.25 सेकेंड हमको टाइम दे रखा है। तो आप देखिए ये हो जाएगा 12 इंटू 0.25 माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना बेटे, नाउ ये हो गया 3 माइनस 5, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3 माइनस 5 दैट इज 1/4। तो अब आप देखिए ये 3 माइनस 5 कितना आ जाता है, 2। तो जो चेंज आया, जो फ्लक्स चेंज आया वो कितना आया बेटा, दैट इज 2 वीबर्स, और जो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम्स, तो 0.2 एम्पियर, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया करंट। तो करंट इंड्यूस कितना आ गया, 0.2 एम्पियर। आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 18th क्वेश्चन। मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। Two pure inductors each of self inductance L are connected in parallel, then the total inductance is। दो इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं बेटा, और दोनों का इंडक्टेंस कितना है, L और L। तो बेटा L इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, L1 L2 बाय L1 प्लस L2, तो दैट इज L स्क्वायर बाय 2L, so that is L by 2। so जो equivalent inductance है that becomes L by 2। so answer is A part, answer is A part। next बेटे 19th question। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। A 10 Henry inductor is carrying a current of 2 ampere. At what rate current should be changed
so that the EMF produced induced is 100 volts. देखो बेटा EMF induced जो होती है that is L di/dt, और आपको ये जो इंडक्टेंस है इस इंडक्टर की that is 10 हेनरी, और जो EMF इंड्यूस्ड है वो कितनी है 100 वोल्ट के बराबर है. सो 100 इज इक्वल टू 10 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. सो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना आ जाता है, ये 10 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर आ जाता है. तो आंसर क्या हुआ, आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 20th क्वेश्चन. Just look at the 20th question. Now, what is the self inductance of an air core solenoid 1 meter length, diameter 0.05 meter, if it has 500 turns, take pi square equal to 10. So देखिए बेटा हमारे पास एक सोलेनॉइड है एयर कोर सोलेनॉइड, और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 0.05 अपॉन 2. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स आर 500, एंड जो पाई स्क्वायर की वैल्यू बोली गई है 10 लेने के लिए बोली गई है. तो देखिए बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. तो अब आप देखिए बेटा म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. एन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 500 इंटू 500 इंटू एरिया कितना हो गया बेटा पाई इंटू आर स्क्वायर 0.05/2 का होल स्क्वायर बाय क्या चीज बेटे बाय लेंथ. लेंथ कितनी है 1 मीटर. तो अब आप देखिए ये हो जाएगा बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 25 इंटू 10⁴ इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय क्या चीज 4. तो 4 से 4 गेट्स कैंसल्ड आउट. ये हो गया बेटा 625 इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁻⁴, ये तो कैंसल आउट हो गया, और ये आ गया 625 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁷. तो ये बन जाता है बेटा आंसर जो बन जाता है दैट इज 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴. 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴, this many Henry. So answer becomes, answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi.